नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इन प्रश्नों से संबंधित भी जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सभी प्रश्न जो आप लोग देख रहे हैं ये सभी एग्जामों में पूछे गए हैं और इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा होती हैं। ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए खास तौर से एकदम चुन चुन के लिया गया है जिससे आप लोग की तैयारी बेहतर हो सके। चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्लास क्या कह रहा है, पहला प्रश्न जो कि पॉलिटी से है। तो इस क्लास में आपके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहली बात तो कुछ लोगों की ये समस्या थी कि जब आप लिखते हो तो पीछे की चीज़ें छिप जाती हैं, ऐसा करके कमेंट आ रहा था, तो उस समस्या को दूर कर दिया गया है। अब मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे साइड हो जाऊँगा, फिर उसके बाद लिखूँगा जिससे आप लोगों को समस्या नहीं होने पाएगी। तो इस समस्या को दूर कर दिया गया है, तो आप लोग निश्चिंत रहें इस बात से। आप लोग की जो भी समस्या होगी वो सभी दूर किया जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे। देखिए राज्यसभा के सभापति वही होते हैं जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। तो हमारे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सर्वपल्ली, एक लय और यहां पे बना दीजिए, सर्वपल्ली राधा कृष्ण। ये कौन थे? ये हमारे पहले राष्ट्रपति कह लीजिए, पहले उपराष्ट्रपति कह लीजिए या फिर पहले सभापति, राज्यसभा के पहले सभापति कह लीजिए। जो राज्यसभा के सभापति है ना, यहाँ पे देखिए जो राज्यसभा का सभापति होगा वो कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। राज्यसभा का जो सभापति होगा, देखिए अनुच्छेद यहाँ पे कुछ अनुच्छेदों के बारे में पहले लिख लीजिए। अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति का, इसमें क्या दिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद अगर आपसे पूछे, उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 में। अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा, जो उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का क्या होगा? वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि यही सभापति रहेगा, तो पदेन सभापति होगा। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये अनुच्छेद 64 में कहा गया कि राज्यसभा के जो सभापति होंगे वो उपराष्ट्रपति होंगे, ये अनुच्छेद 64 में बात कही गई है। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 64 के तहत जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब आप लोग को ये बताना है कि वर्तमान समय में, आप लोग बताएंगे कि वर्तमान समय में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है। वर्तमान समय में हमारे जो है उपराष्ट्रपति कौन है। अब आप सभी जानते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होता है वही जो है सभापति भी होता है। तो उपराष्ट्रपति पूछे या फिर सभापति पूछे तो पहले उपराष्ट्रपति या वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति या सभापति अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? जगदीप धनखड़ जी हैं। कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में, तो ये आप लोग बताएंगे हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 में क्या बताया गया है? राज्यसभा है, 81 में लोकसभा, 79 में संसद है। ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो वो थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, राज्यसभा के पहला सभापति। या आपसे पूछ ले कि पहले हमारे उपराष्ट्रपति कौन थे, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भी आपके यही हो जाएंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति या फिर सभापति पूछ ले कौन होता है, तो कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी हैं। राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 81 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये बात कही गई है अनुच्छेद 63 में। और उपराष्ट्रपति जो होगा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये बात बताई गई है अनुच्छेद 64 में। यानी कि जो राज्यसभा का सभापति बनेगा वो उपराष्ट्रपति ही बनेगा, अनुच्छेद 64 में ये बात बताया गया है। तो इतनी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अमजद अली किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो जो अमजद अली थे ना, ये सरोद बजाते थे और हमारे एग्जामों में
वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है। आइए चलिए कुछ वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? जाकिर हुसैन का अगर आपसे पूछे किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तबला बजाते थे। कौन? तबला बजाते थे, तबला से ये संबंधित है। उसके बाद पंडित हरि प्रसाद चौरसिया अगर आपसे पूछ ले, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया अगर आपसे पूछ ले कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो ये बांसुरी बजाते थे। कौन सी वाद्य यंत्र? बांसुरी से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि पन्ना लाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? कौन भाई? पन्ना लाल घोष अगर आपसे पूछे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो भी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। इन दोनों के बारे में एग्जामों में पूछा गया है, पन्ना लाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया। अगर आपसे पूछे कि बिस्मिल्लाह खां, अगर आपसे पूछे कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां अगर आपसे पूछे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? शहनाई बजाते थे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सबसे पुराना, हमारे जो सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या है सबसे पुराना वाद्य यंत्र? वीणा है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इसका रिवीजन करेंगे। देखिए अगर आपसे पूछे कि अमजद अली किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे कि अमजद अली किससे संबंधित है? सरोद से संबंधित है। अब और जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? तबला से। पन्ना लाल घोष बांसुरी से संबंधित है, और हरिप्रसाद चौरसिया ये भी बांसुरी से ही संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां पूछे किस चीज से संबंधित है, तो ये शहनाई से। कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? शहनाई से। और सबसे पुराना वाद्य यंत्र जो है वीणा है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे? ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतनी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये हमारा स्टैटिक से है। कह रहा है अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो देखिए अंतरराष्ट्रीय जो सौर संगठन है, ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम। और गुरुग्राम कहाँ पे है? हरियाणा में। गुरुग्राम इसमें हेडक्वार्टर है भारत में। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। हरियाणा कहाँ पे है? भारत में। ठीक, तो सॉरी, तो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन के बारे में पूछे तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ संगठनों, उसकी स्थापना और उसके मुख्यालय के बारे में पूछा जाता है, तो आइए हम लोग कुछ संगठन और उसके मुख्यालय के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय जो सौर संगठन है, इसके बारे में कुछ बातें आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना आप लोग को बताना है कि 2015 में हुई थी। अब इसकी स्थापना किस देश ने किया था, तो ये भी आप लोग को बताना है। भारत एंड फ्रांस ने मिलकर के इस संगठन की स्थापना करते हैं। कौन? भारत और फ्रांस। ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है। ठीक, तो जैसे अगर आपसे पूछे कि कुछ मुख्यालय के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, और फिर IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में पूछे तो इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में। कहाँ पे? वाशिंगटन DC में है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इस विश्व बैंक के हेड अगर आपसे पूछे कौन है, तो अजय बंगा इसके हेड है। कौन है? अजय बंगा। अगर IMF की पूछे तो क्रिस्टलीना जॉर्जिवा इसकी हेड है। कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जिवा इसकी हेड है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO का मुख्यालय पूछ ले, या फिर WMO का मुख्यालय पूछ ले, या फिर WHO का मुख्यालय पूछ ले, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आपसे पूछ ले कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, या फिर रेड क्रॉस का भी मुख्यालय पूछ ले, तो इन सभी का मुख्यालय कहाँ पे है? इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में है। अब जिनेवा कहाँ पे है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे? इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ संगठन है। देखिए अगर आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो गुरुग्राम में है। गुरुग्राम कहाँ पे? हरियाणा भारत में। स्थापना कब हुई थी? 2015 में। और किस देश के सहयोग पे? तो भारत और फ्रांस दोनों ने मिलकर के इसका स्थापना किया था। अगर आपसे पूछे कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है इसका वाशिंगटन DC में मुख्यालय। IMF का पूछे तो भी दोनों का वाशिंगटन DC में। इसको जुड़वा बहन भी बोला जाता है। विश्व बैंक और IMF को जुड़वा बहन बोला जाता है। उसके बाद ILO
का मुख्यालय जिनेवा में। WMO का वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। उसके बाद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके भी मुख्यालय जिनेवा में। रेड क्रॉस, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी क्लास पाने के लिए। और आपको PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको PDF मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में इनकॉस्पर की स्थापना कब हुआ था। तो इनकॉस्पर जो ये लिखा गया है, इसी को कहते हैं, इसी को ही क्या कहते हैं, इनकॉस्पर। इसको कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, इसको क्या बोलते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इसको समिति बोलते हैं, परिसंगठन समिति। तो इसकी स्थापना पूछ रहा है कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। देखिए, अगर आपसे पूछे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद की स्थापना, अनुसंधान, अगर आपसे यहीं पे परिषद लगा देना, परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो यही है आपका क्या, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी लोग जानते हैं 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे इसकी हेडक्वार्टर पूछ ले तो कहाँ पे है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अगर आपसे पूछे कि इसके हेड कौन है, इसरो के हेड कौन है, तो आप सभी जानते हैं यस सोमनाथ इसके हेड है। कौन है, यस सोमनाथ इसके हेड है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि यहीं पे कि भारतीय अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी, या फिर अगर आपसे पूछे कि भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो इन दोनों की स्थापना अगर आपसे पूछे तो 1972 में। तो ये कुछ अंतर है जिसे आप लोग को ध्यान रखना है। आइए चलिए रिवीजन करते हैं कि भारत में इनकॉस्पर की स्थापना कब हुई थी, तो 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में हुई थी। यही है इसरो, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। इसके हेड कौन है, सोमनाथ है। अंतरिक्ष आयोग की स्थापना पूछे या अंतरिक्ष विभाग की, तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होते हैं। देखिए, जो संघ की मंत्रिपरिषद होता है, इसमें लोकसभा से 15% लिए जाते हैं। इसमें मंत्री कितने होते हैं, लोकसभा का 15%। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। लोकसभा का यहाँ पे 15% लिया जाएगा। और जो संघ का जो मंत्रिपरिषद है, अगर आपसे पूछे किस अनुच्छेद में है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये अनुच्छेद नंबर 75 में है। किस में है, अनुच्छेद नंबर 75 में। अगर ये आपसे पूछे कि संघ के मंत्रिपरिषद में लोकसभा का 15% सीट होगा, ये किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो इसके लिए किया गया था 91 नंबर का संविधान संशोधन, जो कि 2003 में हुआ था। इसके तहत इसे जोड़ा गया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि राज्य के मंत्रिपरिषद के बारे में, जैसे यहाँ पे राज्य का भी मंत्रिपरिषद होता है, तो राज्य का मंत्रिपरिषद में अगर आपसे पूछे कि कितने सीट होती हैं, तो इसमें जो है विधानसभा का 15% होता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। राज्य के मंत्रिपरिषद में विधानसभा का 15% जो है सीटें ली जाती हैं। ठीक, और राज्य के मंत्रिपरिषद में कम से कम कितनी सीट होनी चाहिए, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कम से कम कितनी सीट होनी चाहिए, तो कम से कम इसमें 12 सदस्य होने चाहिए। कितने, 12 सदस्य होने चाहिए। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर राज्य का मंत्रिपरिषद पूछे, अगर आपसे पूछे किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद नंबर 163 में। कितना, 163 में। तो ये सभी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होते हैं, तो इसमें लोकसभा का 15% होता है। और जुड़ा कहां से जाता है, तो 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इसे जोड़ा गया है। अगर आपसे पूछे राज्य के मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो विधानसभा का इसमें 15% सीटें होती हैं। और ये जो है अनुच्छेद नंबर 163 में ये बात बताई गई है। अगर कम से कम कितना सीट होते हैं, तो 12 सदस्य इसमें कम से कम हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था। तो जो ये योजना है, योजनाओं से संबंधित भी एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अभी पूछ रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था, तो ये 2015 से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 2015 में ये योजना शुरू हुई थी। अगर आपसे पूछे कि आयुष्मान भारत योजना भारत में कब शुरू हुई थी, इसी तरह से कुछ संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि आयुष्मान भारत योजना, ये योजना जो है भारत में कब शुरू हुई थी, तो ये आप लोग बताएंगे कब, 2018 में शुरू हुई थी। इसका एक अन्य नाम भी है। अगर आपसे पूछे कि इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है, इसी को ही कहते हैं प्रधानमंत्री आरोग्य योजना। क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री आरोग्य योजना। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि मिशन इंद्रधनुष कब शुरू हुआ था, मिशन इंद्रधनुष, तो इसके बारे में आप लोग को क्या रखना है कि ये किससे संबंधित था, तो ये टीकाकरण से संबंधित था, या फिर अन्य चीजें ऑप्शन में मिलेंगी कि ये चिकित्सा से संबंधित था। तो दोनों आप लोग को सही लगाना है कि ये चिकित्सा से संबंधित था या फिर टीकाकरण आप लोग को लगाना है। ठीक, चलिए आगे इसका रिवीजन कर लेते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था। तो 2015 में ये योजना शुरू की गई थी। आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू हुई। इसको ही क्या कहते हैं? पीएम आरोग्य योजना भी कहते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो ये टीकाकरण से संबंधित योजना है, चिकित्सा, या फिर आप कह सकते हैं कि चिकित्सा से संबंधित है। चिकित्सा टीकाकरण में, टीकाकरण चिकित्सा के अंतर्गत ही आएगा ना। अगला प्रश्न कि उच्च तापमान के मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, उच्च तापमान को मापने के लिए जो है हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप लोग को इसको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे यंत्र और उसके कार्यों के बारे में भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि हम लोग अमीटर से किस चीज को मापते हैं, अमीटर से किस चीज को मापते हैं, तो इसमें वायु की जो है, इसमें अमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? इससे विद्युत धारा का मापन करते हैं। किसका मापन करते हैं? विद्युत धारा का मापन करते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि हाइड्रोमीटर से किसको मापते हैं, हाइड्रोमीटर से किसको मापते हैं, तो हाइड्रोमीटर से जो है आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। इसे क्या मापते हैं? आपेक्षिक, जल का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। ठीक, अगर यहीं पे आपसे पूछ ले कि हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, यहाँ पे अगर हाइग्रोमीटर आ गया, हाइग्रोमीटर, तो इससे कौन सी चीज को मापते हैं, तो इसके जल की क्या मापते हैं? आर्द्रता को मापते हैं। क्या मापते हैं? आर्द्रता की मापते हैं। अगर आपसे पूछे कि बैरोमीटर से किस चीज को मापा जाता है, अगर आपसे पूछे कि बैरोमीटर से किस चीज को मापा जाता है, तो इसमें वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। किस चीज को मापते हैं? वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। तो इतनी चीजों को आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसको मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। अगला बात है कि अमीटर का प्रयोग किसमें? विद्युत धारा को मापने के लिए। और हाइड्रोमीटर का प्रयोग पूछे तो अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए, हाइग्रोमीटर पूछे तो आर्द्रता को मापने के लिए, बैरोमीटर पूछे तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं। तो देखिए, भारत में वर्तमान समय जो महारत्न कंपनियां हैं, सबसे पहले कंपनियों के बारे में देखिए, तो ये आपकी कंपनियां 3 प्रकार की होती हैं। एक तो ये यहाँ पे प्रश्न दिया गया है महारत्न कंपनी होती है। फिर उसके बाद आपकी मिनी रत्न होती है। महारत्न के बाद क्या होती है? नवरत्न होती है। उसके बाद मिनी रत्न होती है। महारत्न, नवरत्न कंपनी होती है। फिर उसके बाद कौन सी कंपनी होती है? मिनी रत्न कंपनी होती है। कौन सी? मिनी रत्न। तो इस कंपनियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। उसके बाद महारत्न कंपनियों के बारे में पूछा है कितनी भारत में है, तो वर्तमान समय में 13 महारत्न कंपनी है। अगर आपसे पूछे कि नवीन कौन सा है, सबसे नवीन जो है, तो हमारी सबसे नवीन कंपनी जो हो जाएगी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इसी तरह से और कंपनियों के बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे अगर आपसे पूछे कि ONGC, कुछ आपसे आप लोग को महारत्न कंपनियों के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में देकर पूछ लेता है कि इनमें से महारत्न कंपनी कौन सी है। तो देखिए, ONGC के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि OIC
सी का OIL का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको ये हो जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि NTPC का फुल फॉर्म बता दीजिए क्या है, तो NTPC का भी आप लोग फुल फॉर्म बताएंगे कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर आपसे पूछे कि SAL का फुल फॉर्म बता दीजिए, तो SALC का फुल फॉर्म। अगर आपसे पूछे कि SAIL, यहाँ पर सेल होता है, SAIL का फुल फॉर्म बता दीजिए, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। और भेल का पूछे BHEL, भेल ये भी आपकी कौन सी महारत्न कंपनी है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कौन सा चीज, भेल हो गया, उसके बाद गेल आपको बताना है, गेल, तो इसका होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इतनी चीजें आप लोग को ध्यान रखना है, इतनी चीजें आप लोग को इससे ध्यान रखना है, ये सभी महारत्न कंपनियां हैं। चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए भारत में महारत्न कंपनियां कितनी हैं, तो भारत में 13 महारत्न कंपनियां हैं। कंपनियां 3 तरह की आप लोग को ध्यान रखना, महारत्न हो गई, नवरत्न हो गई और मिनी रत्न हो गई। ठीक, ये तीनों कंपनियां आप लोग को ध्यान रखना है। अब सबसे नवीनतम कंपनी क्या है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सबसे नवीनतम महारत्न कंपनी है। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया। NTPC जो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और उसके बाद सेल क्या हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल क्या हो गया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और भेल क्या हो गया, ये हो गया भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक, इतनी आपकी महारत्न कंपनियां हैं, मतलब महारत्न कंपनियां तो 13 हैं, ये कुछ प्रमुख हैं जो एग्जामों में पूछी जाती हैं, इनके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि WTO की स्थापना कब हुई थी। देखिए WTO का मतलब क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1 जनवरी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि इसका मुख्यालय, अभी हमने बताया कि क्या इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में है। अगर आपसे पूछे कि इसके जो है हेड कौन है, तो नागोजी ओंकाजा-इवेला इसकी हेड है। कौन है, नागोजी ओकांजा-इवेला इसकी हेड बनी हुई है, पहली महिला हेड है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि इसकी आधिकारिक भाषा क्या है, आधिकारिक भाषा अगर आपसे पूछे कि इसकी क्या है, तो इसकी 3 आधिकारिक भाषा है। एक कौन सा है आपका, तो इसकी तीनों आधिकारिक भाषाओं के बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे क्या है, तो अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश इसकी 3 आधिकारिक भाषा है। क्या, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, ये आप लोग को ध्यान रखना है, इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि WTO की स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि इसकी मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। अगर आपसे पूछे कि इसके हेड कौन है, नागोजी ओंकाजा वर्तमान समय में इसकी हेड है। अगर आपसे पूछे कि इसकी आधिकारिक भाषा क्या है, 3 आधिकारिक भाषा है, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश इसकी 3 आधिकारिक भाषाएं हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि आयतन में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो देखिए अगर आयतन में पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आयतन में आपका हो जाएगा बैकाल झील। कौन सा, बैकाल झील। अब आप लोग कहेंगे कि ये बैकाल झील कहाँ पे है, रूस में है। अगर आपसे पूछे कि ये बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील भी है, क्या है विश्व की सबसे गहरी झील, अगर आपसे पूछे कौन है, तो बैकाल झील है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि यहीं पे, यहाँ एक बात कॉमन करेंगे, विश्व की सबसे, अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी झील बता दीजिए, अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी झील बता दीजिए, तो क्या हो जाएगा। अगर आपसे पूछा होता कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, तो आप लोग बताएंगे क्या, कैस्पियन सागर। क्या हो जाएगी, कैस्पियन सागर, ये विश्व की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे ऊंचाई पे स्थित झील क्या है, ऊंची झील कौन सी है, अगर आपसे पूछा होता विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो विश्व की जो सबसे ऊंची झील है उसका नाम है टीटीकाका झील। ये विश्व की सबसे ऊंची झील है, जो कि पेरू एंड बोलिविया की सीमा पे स्थित है। किसकी सीमा पे,
पेरू एंड बोलीविया की सीमा पे स्थित है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे मीठे पानी की झील पूछ ले, अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे मीठे अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो सबसे मीठे पानी की झील जो हो जाएगी वो आपकी सुपीरियर झील हो जाएगी। सुपीरियर झील जो कि है अमेरिका और कनाडा की सीमा पे। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, अगर आपसे पूछे कि आयतन में विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे आयतन में पूछेगा तब, मतलब इसमें पानी सबसे ज्यादा है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, वो हो जाएगा आपका बैकाल झील। क्या हो जाएगा? बैकाल झील। अगर पूछे बैकाल झील कहाँ पे है, रूस में। अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो भी बैकाल झील। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी झील, सॉरी, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है। कैसे है? तो ये खारे पानी की झील है। और विश्व की सबसे ऊंचाई पे स्थित झील कौन सी है, तो ये जो है टीटीकाका झील है, पेरू और बोलीविया की सीमा पे। और विश्व की सबसे मीठी पानी की झील पूछ ले तो सुपीरियर झील है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक, सुपीरियर झील। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जो कि आपके मॉडर्न हिस्ट्री से है। क्या कह रहा है? ये वाला जो प्रश्न है वर्ल्ड ज्योग्राफी से था। और एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो देखिए, जो भारत में एनफील्ड राइफल आया था, जिसके चलते 1857 की क्रांति का जो है तात्कालिक कारण बना था, ये लाने वाले कौन थे भारत में? तो हेनरी हॉर्डिंग ये लाने वाले थे भारत में, हेनरी हॉर्डिंग। इससे पहले भारत में कौन सा राइफल चलता था? तो इससे पहले जो था ये इससे पहले जो एनफील्ड राइफल के पहले कौन सा राइफल अगर आपसे पूछे चलता था, तो ये चलता था ब्रेस ब्राउन राइफल, ये चलता था, ठीक। इसके जगह पे क्या आया था? एनफील्ड राइफल। जिसमें क्या उपयोग हुआ था एनफील्ड राइफल में? इसमें गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग हुआ था। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। इसमें किस चीज का उपयोग हुआ था? इसमें गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग हुआ था। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, और यही जाकर के एनफील्ड राइफल ही कारण बना था किसका? यही एनफील्ड राइफल कारण बना था 1857 की क्रांति का। किसका कारण बना था? 1857 की क्रांति का कारण बना था, जिसके चलते अंग्रेजों को भारत छोड़ के भागना पड़ा। एक दिन ऐसा आ गया था, ठीक। अगर आपसे पूछे कि इसका सर्वप्रथम विरोध किसने किया था, 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो मंगल पांडे ने किया था। किसने? मंगल पांडे ने इसका विरोध किया था। और ये जो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, किसे? 34वीं रेजिमेंट के ये सिपाही थे। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। कहाँ पे विरोध हुआ था? तो बैरकपुर में इसका विरोध किए थे, ठीक। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी? तो भारत में जो है एनफील्ड राइफल के लाने के लिए हेनरी हॉर्डिंग जो है उत्तरदायी है। पहले ब्रेस ब्राउन राइफल चलता था, इसके जगह पे ये लोग क्या लाए थे? एनफील्ड राइफल, जिसमें क्या उपयोग हुआ था? गाय और सुअर की चर्बी। तो इससे हिंदू पक्ष के लोग और मुस्लिम पक्ष के लोगों ने दोनों ने विरोध किया था। 1857 की क्रांति का यही कारण बना था, तत्कालीन कारण यही बना था। और उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं कि सर्वप्रथम विरोध मंगल पांडे ने 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, बैरकपुर छावनी में ये तैनात थे, वहां से इन्होंने सबसे पहले विरोध किया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष के बारे में अभी हमने बताया। अगर आपसे पूछे कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग बताएंगे कौन है? अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा इसके हेड है। अगर आपसे पूछे कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो क्या आप लोग बताएंगे? 1945 में। अगर आपसे पूछे कि विश्व बैंक के बारे में, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये भी आप लोग बताएंगे वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। तो इतनी बातें यहाँ से आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि IMF, जिसको क्या बोलते हैं? IMF, जिसको जुड़वा बहन बोलते हैं, इसका अगर आपसे पूछे हेड कौन है, तो हमने बताया कि इसकी हेड कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी हेड है। उसके बाद अगला बात, ये इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1945 में। अगर आपसे पूछे कि इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है,
तो इसका भी वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंका है। स्थापना कब हुआ था? 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न है, आईएमएफ की जो है स्थापना कब हुआ था? 1945 में। ये इसका भी मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। और इसकी जो भी हेड है कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस संगठन के द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है? तो देखिए, जो विश्व विकास रिपोर्ट एक जो है रिपोर्ट है, इसको किस संगठन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ये बात एग्जाम में पूछा गया। तो ये प्रस्तुत करने वाला आपका विश्व बैंक। कौन है? अगर आपसे पूछे कि ये कौन प्रस्तुत करता है, तो विश्व बैंक के द्वारा ही ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो हमने बताया कि 1945 में। लेकिन एक हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, इस सम्मेलन, ये जो सम्मेलन है ना, ये अगर आपसे पूछे कब हुआ था, तो ये 1945 में हुआ था। इसी के तहत ही विश्व बैंक की स्थापना 1944 में सम्मेलन हुआ था। और इसी के चलते ही 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। कब? 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक फेमस चीज है जो कि विश्व बैंक का नाम यहाँ पे आता है। अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे क्या, अगर एक चीज पूछे, सिंधु जल समझौता, ये आप लोग अगर आपसे पूछे कि सिंधु जल समझौता किसने करवाया था, तो ये करवाया था विश्व बैंक ने। किसने करवाया था? विश्व बैंक ने विश्व सिंधु जल समझौता 1960 में करवाया था। कब करवाया था? 1960 में। सिंधु जल जो विवाद था, अगर आपसे पूछे किसके बीच में था सिंधु जल विवाद, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में था। ये भी बातें आप लोग को रंगे हाथ याद रखना है। चलिए, इसका इतना रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि किस संगठन के द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, तो ये जो है विश्व बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है। विश्व बैंक की स्थापना के बारे में थोड़ी डिटेल आपसे बात करें, तो ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो कि 1944 में हुआ था, इसके तहत जो है इसकी स्थापना 1945 में होती है। इसको आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि किस संगठन द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, तो ये जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, किसने कराया था, तो 1960 में हुआ था, विश्व बैंक ने ही करवाया था। और विवाद किसके बीच में था? भारत और पाकिस्तान के बीच में था। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? जब नौसेना दिवस पूछे तो ये मनाते हैं 4 दिसंबर के दिन। कब मनाते हैं? 4 दिसंबर के दिन। अगर आपसे पूछे कि भारतीय नौसेना के हेड कौन है, तो ये अभी नए बने हैं, जिसका नाम क्या है? दिनेश त्रिपाठी इनका नाम है। क्या है? दिनेश त्रिपाठी इनका नाम है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे वायुसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं, वायुसेना, अगर आपसे पूछे कि दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 8 अक्टूबर के दिन। अगर आपसे पूछे कि इसके हेड कौन है, तो इसके जो हेड है भारत में अमरप्रीत सिंह है। कौन है? अमरप्रीत सिंह इसके हेड है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे थल सेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं, थल सेना दिवस हम लोग वर्तमान समय में कब मनाते हैं, तो थल सेना दिवस जो है हम लोग 15 जनवरी के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 जनवरी के दिन। अगर आपसे पूछे कि इसके हेड कौन है, थल सेना के, भारतीय थल सेना के हेड कौन है, तो इसके हेड है उपेंद्र द्विवेदी। इसके कौन हेड है? उपेंद्र द्विवेदी इसके हेड हैं। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ये चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो 4 दिसंबर के दिन मनाते हैं। इसके हेड कौन है, तो दिनेश त्रिपाठी इसके हेड हैं। उसके बाद वायुसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर के दिन मनाते हैं। वायुसेना दिवस हम लोग 8 अक्टूबर के दिन मनाते हैं। इसके हेड कौन है, अमरप्रीत सिंह है। कौन है, अमरप्रीत सिंह है। अगर आपसे पूछे थल सेना जो है दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 15 जनवरी के दिन। इसके हेड कौन है, उपेंद्र द्विवेदी इसके हेड है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि आसियान के संस्थापक देश कौन है, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ये सभी इसके संस्थापक देश हैं। चाहे जहां लिख लीजिए, इसके संस्थापक देश में कहना आ जाएगा। आप लोग को ध्यान रखना है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस इन लोगों ने मिलकर के जो है इसकी स्थापना की थी। और कोई बात नहीं है, फिलीपींस, वियतनाम और थाईलैंड, सिंगापुर एंड थाईलैंड,
इन सभी संगठनों ने मिलकर के इन सभी देशों ने मिलकर के जो है आसियान की जो है स्थापना की थी। अगर आपसे पूछे कि आसियान की स्थापना अगर आपसे पूछे कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जकार्ता में है। जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि आसियान में कुल सदस्य कितने हैं, अगर आपसे पूछे कि आसियान में कुल सदस्य जो है देश कितने हैं, तो 11 सदस्य देश है। अगर आपसे पूछे कि इसमें से 11वां कौन सा है, 11वां या फिर नवीन पूछ ले तो वो कौन है, तिमोर लेस्ते। कौन है, तिमोर लेस्ते हैं। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि आसियान के संस्थापक देश हैं, तो इसमें 4-5 संस्थापक देश थे। कौन से, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन 5 देशों ने मिल करके इसकी स्थापना की थी। आसियान का बहुत ही फेमस संगठन है। 1967 में स्थापना हुआ था। अब मुख्यालय पूछे तो जकार्ता में इंडोनेशिया की राजधानी है। ठीक, अगला प्रश्न है कि इसमें कुल सदस्य कितने हैं, तो इसमें कुल सदस्य 11 हैं और नवीनतम सदस्य जो है इसका तिमोर लेस्ते है। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसा लगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग को वहां पे जा करके इसका प्रश्न है। अगर आपसे पूछे अगला प्रश्न क्या है, साइंस से है, क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है। तो गैर संक्रामक रोग वो होता है जो आपके छुआछूत से ना फैले। तो यहाँ पे नोट करिए कि अगर आपसे पूछे कि गैर संक्रामक रोग क्या होता है, जो छुआछूत से ना फैले, उसको क्या बोलते हैं, उस रोग को क्या बोलते हैं, गैर संक्रामक रोग। जैसे गैर संक्रामक रोग के कुछ उदाहरण पूछा है, तो उदाहरण जैसे हो गया हृदय रोग। हृदय संबंधित रोग हो जाता है जिनको आप उनको छुएंगे, गले मिलेंगे, साथ घूमे फिरेंगे, आप लोग को कुछ नहीं होगा। मधुमेह, जिसे क्या बोलते हैं आप लोग, डायबिटीज या शुगर बोलते हैं, ये भी संक्रामक रोग है, रोग नहीं है। उच्च रक्तचाप, सीधे रक्तचाप लिखिए, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, ये भी कैसा रोग नहीं है, संक्रामक रोग नहीं है। कैंसर के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं, कैंसर ये भी संक्रामक रोग नहीं है। जिसको हुआ है उसके साथ आप लोग रहेंगे, घूमेंगे, कुछ भी करेंगे, आप लोग को जो है इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपसे पूछे कि देखिए, जैसे आपसे पूछ लें जैसे कि हाँ, तीव्र रोग किसे कहते हैं, तीव्र रोग किसे कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि तीव्र रोग क्या कहते हैं, तीव्र रोग किसे कहते हैं, जो तेजी से फैले। जैसे आपका क्या हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, ये सभी जो है तीव्र रोग होते हैं। अगर आपसे पूछे कि दीर्घकालीन रोग क्या होते हैं, दीर्घकालीन रोग कौन से होते हैं, दीर्घकालीन रोग। तो दीर्घकालीन रोग का मतलब है जो आपके हमेशा रहे, कभी ना छोड़ के जाए, उसको क्या कहते हैं, दीर्घकालीन। जैसे क्षय रोग हो गया, क्षय रोग जल्दी ठीक नहीं होता है। मधुमेह हो गया, मधुमेह ये भी क्या है, दीर्घकालिक रोग है, ये जल्दी ठीक नहीं होता जिसको एक बार हो गया। संक्रामक रोग के बारे में यहाँ पे गैर संक्रामक रोग आपसे पूछा गैर संक्रामक रोग के बारे में पूछा है। अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो संक्रामक रोग होते हैं, संक्रामक रोग वो होते हैं जो जीवाणु से फैले या फिर बैक्टीरिया से फैले। क्या होते हैं, बैक्टीरिया से फैले या फिर क्या हो गया, प्रोटोजोआ से फैले। तो ये सभी जो रोग होते हैं जो इन कारकों से फैलता है, प्रोटोजोआ, तो यहाँ पे प्रोटोजोआ लिखा गया, ऐसा आप लोग मान लीजिएगा। तो जो प्रोटोजोआ से फैले, तो उन सभी रोगों को क्या कहते हैं, उन सभी रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि गैर संक्रामक रोग का उदाहरण कौन है। गैर संक्रामक रोग उन रोगों को कहते हैं जो छुआछूत से ना फैले। जैसे क्या हो गया, आपका हृदय रोग हो गया, मधुमेह हो गया, रक्तचाप हो गया, ये सभी क्या हो गए, कैंसर हो गया, ये सभी गैर संक्रामक रोग हैं, छुआछूत से नहीं फैलते। और संक्रामक रोग क्या होते हैं, जैसे जीवाणु से होने वाले रोग, जैसे आपका कुछ भी हो, बैक्टीरिया से होने वाले रोग और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ये सभी कैसे रोग होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं। तीव्र खांसी,
तो ये भी आपकी जुकाम, ये जो तीव्र रोग क्या हो गया, जैसे खांसी हो गया, जुकाम हो गया, ये सभी तीव्र रोग है। दीर्घकालिक रोग क्या हो गया, जैसे क्षय रोग हो गया, मधुमेह हो गया, ये सभी जल्दी जाते नहीं है, या फिर जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक रहेंगे। इंटरपोल का मुख्यालय अगला प्रश्न है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे भी मुख्यालय से संबंधित प्रश्न आ गया, तो यहाँ पे हम लोग मुख्यालय से संबंधित प्रश्न को ही पढ़ेंगे। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे, तो लियोन में आप लोग बताएंगे इसका मुख्यालय कहाँ पे। लियोन, लियोन कहाँ पे है, ये फ्रांस में है। यहाँ पे इसका मुख्यालय, अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना 1923 में हुई थी। जैसे अगर आपसे पूछे कि नाटो का मुख्यालय बता दीजिए, नाटो का मुख्यालय, तो इसका नाटो का जो मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में, कब, वहां कहाँ पे, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय। अगर आपसे पूछे कि क्या, अगर आपसे पूछे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय बता दीजिए, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय पूछे तो ये लंदन में है। कहाँ पे, सॉरी, इसका मुख्यालय बर्लिन में है। कहाँ पे है, बर्लिन में है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे सार्क का मुख्यालय बता दीजिए, सार्क का, तो ये काठमांडू में है। कहाँ पे, काठमांडू, काठमांडू कहाँ पड़ता है, नेपाल में। काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। ओपेक का मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ बताएंगे, ओपेक का मुख्यालय पूछेगा तो वियना में। कहाँ पे, वियना में मुख्यालय है। और एपेक का मुख्यालय पूछ ले, एपेक, एपेक इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो ये इसका मुख्यालय सिंगापुर में। कहाँ पे, सिंगापुर में है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। आसियान का भी हमने मुख्यालय बताया जकार्ता में है। तो इन सभी संगठनों का मुख्यालय पूछेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो लियोन में है। लियोन कहाँ पे है, फ्रांस में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1923 में। अगर आपसे पूछे कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पे, ब्रुसेल्स में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन में मुख्यालय है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे, काठमांडू नेपाल में। ओपेक का मुख्यालय पूछे तो वियना में। सिंगापुर का मुख्यालय पूछे तो इसमें कहाँ का है, एपेक का मुख्यालय सिंगापुर में। अगर आपसे पूछे कि प्रशीतकों में कौन गैस प्रयोग होता है, तो देखिए प्रशीतक जो होते हैं, जैसे जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं, उनमें जो है प्रशीतकों में उन कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं, उसमें CFC गैस का प्रयोग करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस होते हैं। और क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस जो है, ये सर्वाधिक क्षति किसको पहुंचाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सर्वाधिक क्षति किस चीज को पहुंचाता है, तो ये ओजोन परत को, हमारे ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है। और ओजोन परत हमारी रक्षा करती है, आप सभी जानते हैं किससे रक्षा करती है, तो पराबैंगनी किरणों से, पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा करती है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर ओजोन परत पूछे स्थित कहाँ पे ओजोन परत, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, समताप मंडल में ये स्थित है। कहाँ पे, समताप मंडल में ये परत स्थित होती है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ये भी पूछ ले। ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, 16 सितंबर को। तो इतनी बातों को आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि प्रशीतकों में कौन से गैस का प्रयोग करते हैं, तो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का प्रयोग करते हैं। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, ये हमारी सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है ओजोन परत की। ओजोन परत कहाँ पे स्थित है, समताप मंडल में। पराबैंगनी किरणों से ये हमारी रक्षा करती है। ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 16 सितंबर के दिन मनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है। तो हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है वो शिवाजी को समर्पित है। किसका, शिवाजी को समर्पित है। ठीक, शिवाजी को। ये जो हम्पी है ना, यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। जब हम्पी आ गया तो यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसकी राजधानी कहाँ थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी, तो हम्पी में थी। कहाँ पे, हम्पी थी इसकी राजधानी। अगर आपसे पूछे कि इसकी राजधानी किस नदी के किनारे थी, या फिर विजयनगर साम्राज्य
विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे बसा हुआ था? किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। अगर आपसे पूछे कि इसके सबसे प्रतापी राजा कौन थे, इसके प्रतापी राजा कौन थे, तो ये आपके इसके प्रतापी कृष्ण देव राय इसके प्रतापी राजा थे। कौन थे? कृष्ण देव राय यहाँ के प्रतापी राजा थे। स्थापना भी पूछा जाता है किसने कराया था, तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। और अगर आपसे पूछे कि हजारा मंदिर कहाँ पे है, हजारा मंदिर कहाँ पे है, तो वो भी आपके हम्पी में है। कहाँ पे? हम्पी में। अगर आपसे पूछे विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ पे है, विट्ठल स्वामी मंदिर, ये भी अगर आपसे पूछे कहाँ पे है विट्ठल स्वामी मंदिर, तो वो भी कहाँ पे है? हम्पी में ही है। कहाँ पे? हम्पी में है। तो इतनी बातें आप लोग को इस प्रश्न से याद रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है, तो ये शिवाजी को समर्पित है। अगर आपसे पूछे कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में, राजधानी कहाँ पे थी? हम्पी में थी। किस नदी के किनारे राजधानी थी? तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगर आपसे पूछे किसने बनाया, तो ये प्रतापी राजा, विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी राजा कौन थे, तो कृष्ण देव राय यहाँ के प्रतापी राजा थे। हजारा मंदिर कहाँ पे है? हम्पी में। विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ पे है, तो ये भी आपके हम्पी में है। इन दोनों मंदिरों को भी आप लोग साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न कि नाट्य शास्त्र प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था, तो यहाँ पे कुछ ग्रंथों के बारे में, कुछ पुरानी पुस्तकों के बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम में। आज हम लोग उन सभी को पढ़ेंगे। जैसे नाट्य शास्त्र ग्रंथ ये भरत मुनि ने लिखा था। किसने लिखा था? भरत मुनि ने लिखा था। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। कौन है? पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे गीता रहस्य के पुस्तक कौन है, लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। और उसके बाद रजत रंगिनी के बारे में पूछा जाता है। रजत रंगिनी के बारे में इसके लेखक कौन है? कल्हड़ है। कौन है? कल्हड़ इसके लेखक है। और ये सभी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ये चलिए रिवीजन कर लेते हैं कि नाट्य शास्त्र प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था, तो इसको लिखने वाले हैं भरत मुनि। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। और गीता रहस्य गीता रहस्य के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। कल्हड़ के लेखक कौन है? रजत रंगिनी। चरक संगीता चरक लिखे थे। यहाँ पे एक और लिख लीजिए। अगर आपसे पूछे कि चरक संगीता किसने लिखा था, तो चरक संगीता लिखने वाले स्वयं कौन थे? चरक थे। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, तो इसका रिवीजन कर लीजिए। और नाट्यशास्त्र डिवीजन तो हो गया। नमामि गंगे प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, तो नमामि जो गंगे प्रोग्राम है ये भारत में शुरू हुआ। अब ये पूछा जाता है एग्जामों में, ये कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ, तो ये देखिए नमामि गंगे जो प्रोग्राम है भारत में 2008 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 2014 में। कब शुरू हुआ था? 2014 में। तो देखिए कुछ और प्रोग्रामों के बारे में, जैसे अगर आपसे पूछे गंगा नदी के बारे में, आइए चलिए पढ़ते हैं। तो गंगा नदी के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछे कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ पे हुआ था, तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी से गंगोत्री हिमानी से इस नदी का उद्गम होता है। कौन से? गंगोत्री हिमानी। और ये कहाँ से? उत्तरकाशी। और कहाँ पे? उत्तरकाशी उत्तराखंड में। जहां से इसका उद्गम होता है, जहां उद्गम स्थल पे इसका नाम क्या होता है? उद्गम स्थल पे इस नदी का नाम भागीरथी होता है। क्या होता है? भागीरथी इस नदी का नाम होता है। और फिर अगर आपसे पूछे कि ये मैदानी भागों में कहाँ पे मैदानी भाग में जो है गंगा नदी कहाँ पे प्रवेश करती हैं, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो गंगा नदी है हरिद्वार
हरिद्वार के पास ये मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। तो उद्गम स्थल पे इसका नाम भागीरथी होता है। लेकिन और अगर आपसे पूछे कि इस नदी का नाम गंगा कब पड़ता है, गंगा कब पड़ा इस नदी का नाम, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये एक प्रयाग होता है जिसको बोलते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है, गंगा पड़ जाता है, जब देवप्रयाग से गुजरती है। उसके बाद अगर आपसे बोले गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। और अगर आपसे पूछे कि ये जब अपना मुहाना कहाँ पे बनाती है या फिर जल कहाँ पे गिराती है, तो बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में ये अपना जल गिराती है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जिसका नाम क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, उसका निर्माण करती है। नमामि गंगे प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, तो ये प्रोग्राम जो है 2014 में शुरू हुआ था। गंगा के बारे में हमने क्या बताया, गंगा नदी के बारे में, उद्गम ये कहाँ पे होता है, गंगोत्री हिमानी उत्तरकाशी उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। उद्गम स्थल पे इसका नाम भागीरथी रहता है। फिर ये क्या कहती है, इसका नाम गंगा कब पड़ जाता है, तो ये जब देवप्रयाग में आती है उसके बाद जो है गंगा नदी का नाम गंगा पड़ जाता है। गंगा नदी का लंबाई टोटल पूछे 2525 किलोमीटर है। जल कहाँ पे गिराती है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और मैदानी भागों में ये हरिद्वार के पास प्रवेश करती है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर का संचालन किसके द्वारा होता है, तो बार्क के बाद बार्क का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इसके द्वारा क्या किया जाता है, अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसका संचालन किया जाता है। अप्सरा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, ये अगर आपसे पूछे कि ये इसकी जो है इसका स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना 1956 में हुआ था। लेकिन ये पूछा जाता है इसका उद्घाटन भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, कब हुआ था, तो 1967 में, 1957 में इसका उद्घाटन पूछे। पहले इसको लिखिए, एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, 1954 में, ठीक। और अप्सरा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि इसका उद्घाटन कब हुआ था, 1957 में इसका उद्घाटन हुआ था। ये बातें इतनी आप लोग को ध्यान रखेंगे। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन भाभा अनुसंधान रिसर्च सेंटर, ऐसे भाभा परमाणु अनुसंधान इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर आपसे पूछे कि ये स्थित कहाँ पे है, तो ये ट्राम्बे में स्थित है। ट्राम्बे कहाँ पे है, तो मुंबई में है। मुंबई कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। यहाँ पे ये जाके के ये स्थित है ये संस्था। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और किसके सहयोग से बार्क की स्थापना हुई थी, तो सहयोग भी आप लोग ध्यान रखेंगे, किसने किया था, तो होमी जहांगीर भाभा ने ही किया था। किसने, होमी जहांगीर भाभा जिसका नाम है, उन्होंने ही किया था। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो बार्क के द्वारा इसके जो संचालन किया जाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या फिर भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान या फिर केंद्र इसका नाम है। स्थित कहाँ पे है, ये ट्राम्बे महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। 1954 में जो है इसकी स्थापना हुई थी बार्क की। और हमने बताया जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसकी स्थापना के बारे में पूछा जाता है, तो स्थापना इसकी 1956 में हुई थी। लेकिन एक एग्जाम में पूछा गया एनटीपीसी के कि इसका जो है उद्घाटन कब हुआ, तो 57 में इसका उद्घाटन हुआ था। किसके सहयोग से हुआ था, तो ये होमी जहांगीर भाभा के सहयोग से। रेलवे के लिए ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न कि भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय जो उद्योग परिषद के वर्तमान समय जो अध्यक्ष हैं उनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, संजीव पुरी है। कौन है, उनका नाम कौन है, संजीव पुरी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। CII के बारे में पूछा गया है,
खांसी थोड़ी सी आ रही है, जिसके लिए क्षमा चाहते हैं। जब क्लास लेना शुरू किया तब नहीं आ रही थी, अभी अचानक में आने लगी। तो ये अगर आपसे पूछे CII का हेडक्वार्टर पूछे कहाँ पे है, भारतीय उद्योग परिसंघ का, तो ये भैया आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में। हमने क्या बताया, इसरो के बारे में बताया। इसरो के बारे में अगर आपसे पूछे कि इसके हेड कौन है, तो S सोमनाथ है, S सोमनाथ। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के हेड कौन है, नीति आयोग के हेड कौन है, तो कौन है आपके, नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके हेड कौन है, नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ही इसका हेड होता है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे सेबी के हेड कौन है, सेबी के, तो सीबी माधुरी पुरी बुच इसकी हेड है। कौन है, माधुरी तो आप लोग ध्यान रखिए, माधवी पुरी बुच इसकी हेड है। और आप लोग को नाबार्ड के हेड के बारे में, तो केवी साजी इसके हेड है। कौन, साजी केवी भी मिलता है, केवी साजी इसके हेड है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान समय भारतीय उद्योग परिसंघ के संजीव पुरी इसके हेड है। इसका जो मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला, इसरो के हेड कौन है वर्तमान समय में, तो S सोमनाथ है। नीति आयोग के हेड कौन है, नरेंद्र मोदी जी है। सेबी के हेड कौन है, तो माधवी पुरी बुच है। और नाबार्ड के हेड अगर आपसे पूछे कौन है, नाबार्ड के, तो केवी साजी इसके हेड हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या करा कि कौन इमारत FW स्टीवेंस ने डिजाइन किया था। तो एक इमारत है जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं छत्रपति साहू जी टर्मिनल। छत्रपति साहू जी टर्मिनल। ये जो टर्मिनल है ये कहाँ पे है, तो रेल टर्मिनल वगैरह रेलवे से संबंधित होते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और इसका अन्य नाम अगर आपसे पूछे अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है विक्टोरिया टर्मिनल। क्या, विक्टोरिया टर्मिनल इसका नाम था। दूसरा भी, ये कहाँ पे है, मुंबई में स्थित है। और इसकी स्थापना, इसके जो है इमारत डिजाइन किसने किया था, इसके वास्तुकार कौन है, तो FW स्टीवेंस हैं। इसको आप लोग को ध्यान रखना है। अगर इंडिया गेट का पूछे डिजाइन किसने किया था, इंडिया गेट कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। इसका डिजाइन पूछे कौन किया था, तो इसका डिजाइन एडविन लुटियंस ने किया था। किसने किया था, एडविन लुटियंस ने किया था। अगर एक और चीज है, एक और स्मारक, अगर गेटवे ऑफ इंडिया पूछ ले, गेटवे ऑफ इंडिया पूछ ले, तो इसकी जो है ये कहाँ पे है, मुंबई में है, मुंबई में। लेकिन इसके हेड, इसकी जो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। और इसके संस्थापक, इसके जो वास्तुकार है जॉर्ज स्टी, इसके संस्थापक कौन है, जॉर्ज विटेंट। कौन है, पीटेट, वीटेट इसके जो है वास्तुकार हैं। एक चीज और बताना था, नया संसद भवन जो बन के तैयार हुआ था, संसद भवन जो बन के तैयार हुआ है दिल्ली में, उसके जो वास्तुकार हैं विमल पटेल हैं। कौन इमारत FW स्टीवेंस ने डिजाइन किया था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अगर आपसे पूछेगा इसका अन्य नाम क्या था, विक्टोरिया टर्मिनल। कहाँ पे है, मुंबई में। इंडिया गेट किसने बनाया, एडविन लुटियंस ने बनाया। और गेटवे ऑफ इंडिया किसने, जॉर्ज विटेट ने बनाया था। अगला प्रश्न भी वही आ गया क्या, कौन इमारत ने स्टीवेंस ने। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो हमने बताया कि ये जो है इन्होंने विक्टोरिया टर्मिनल या फिर छत्रपति साहू जी टर्मिनल को बनाया था। किसने, छत्रपति साहू जी टर्मिनल को इन्होंने बनाया था। अगला प्रश्न है, किस पौधे से रक्तचाप का उपचार किया जाता है। तो देखिए एक पौधा है जिसका नाम है सर्पगंधा। क्या नाम है, सर्प
गंदा, इससे किस चीज का उपयोग किया जो है उपचार किया जाता है? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर हो आपको तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। सर्पगंधा से निद्रा का भी उपचार किया जाता है। सर्पगंधा से ही पेट, अगर किसी को पेट की कोई समस्या है, पेट की समस्या का भी उपचार किया जाता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है और हम लोग को आगे बढ़ना है। अगर आपसे पूछे कि किसी को उच्च रक्तचाप की बीमारी है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हाइपरटेंशन। क्या कहेंगे? इसको कहते हैं हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखें। अगर आपसे पूछे कि निम्न रक्तचाप है, निम्न रक्तचाप की कोई बीमारी है, तो इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन कहते हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे किस पौधे से रक्तचाप का उपचार होता है? तो सर्पगंधा एक पौधा है जिससे रक्तचाप, और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, हम अपने घर से नहीं बनाए हैं, और ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। किसके एग्जाम में? रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, अगला प्रश्न है अनिद्रा जो है पेट की समस्या, ये भी सर्पगंधा से ही दूर हो जाती है। ये भी बातें एडिशनल तौर पे आप लोग याद रखेंगे। उच्च रक्तचाप जिसको क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं, और निम्न रक्तचाप को हाइपोटेंशन बोलते हैं। इसरो के कौन अध्यक्ष है? इस क्लास में तीसरी बार हो गया इसरो के अध्यक्ष बताते समय आप लोग को याद हो जाना चाहिए। देखिए इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है। एस सोमनाथ है। हमने इसी क्लास में बताया कि इसके जो है पहले अध्यक्ष, अगर आपसे पूछे पहले अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपके विक्रम साराभाई। कौन है? विक्रम साराभाई है। अगर आपसे पूछे कि इसरो की जो है स्थापना कब हुई थी, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में, जिसको भारत का स्पेस सिटी बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? स्पेस सिटी बोलते हैं भारत का, और इसको भारत का वो क्या बोलते हैं? कैलिफोर्निया, क्या भारत का सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद और इसरो का अगर आपसे पूछे, इसरो का चंद्रयान मिशन का नाम क्या है? चंद्रयान मिशन का क्या नाम है इसरो के? तो इसका नाम है आदित्य L1। क्या है? आदित्य L1। ये सूर्य के अवलोकन करने के लिए भेजा गया। ठीक, इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ हैं इसरो के अध्यक्ष। अगर आपसे पूछे कि पहले अध्यक्ष कौन है इसरो के, तो विक्रम साराभाई हैं। स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। अगर हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु में। इसरो ने चंद्रयान मिशन कब शुरू किया? तो ये चंद्रयान मिशन इसका क्या है? आदित्य L1। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। संविधान के कौन अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के अवसर के समान अधिकार देते हैं? तो ये अनुच्छेद नंबर 16 आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब कुछ और हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके बाद हमारे पास कुछ और अधिकार है जिसके बारे में हम लोग को याद होना चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद नंबर 14 में क्या कहा गया, 15 में क्या कहा गया, 16 में क्या कहा गया, 17, 18, ये चारों महत्वपूर्ण हैं। अगर देखिए, अगर आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के समान अवसर, तो विधि के समक्ष समान अवसर, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद नंबर किस में है? अनुच्छेद नंबर 14 में। अगर आपसे पूछे कि किसी व्यक्ति को आप लोग धर्म, वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान इत्यादि को लेकर के भेदभाव क्या करेंगे? भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये बात किस अनुच्छेद में बताया गया? ये बात अनुच्छेद 15 में बताया गया। किस में? अनुच्छेद 15 में। कौन? सार्वजनिक और जो है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर ये देगा, अनुच्छेद नंबर 16। और छुआछूत का अगर आपसे पूछे कि अंत छुआछूत
छुआछूत का अंत ये किस अनुच्छेद में दिया गया? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये किया गया अनुच्छेद नंबर 17 में, छुआछूत का अंत। अगर आपसे पूछे कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, उपाधियों का अंत ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद नंबर, ये बात बताई गई अनुच्छेद नंबर 18 में। तो यहाँ पे 4-5 अनुच्छेद है, आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे संविधान के कौन से अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के अवसर में समान अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 में। और विधि के समान अवसर देता है, अनुच्छेद 14। और किसी को धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, अनुच्छेद 15 में। छुआछूत का अंत बताया गया अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत बताया गया अनुच्छेद 18 में। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान समय जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको आप लोग को ध्यान रखना है, उनका नाम क्या है? संजीव खन्ना। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम वर्तमान समय में क्या हो गया? संजीव खन्ना। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत के नवीनतम आरबीआई के गवर्नर बने हैं, आरबीआई के गवर्नर, ये भी अगर आपसे पूछे कौन है वर्तमान समय में, तो ये है संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि नए सीएजी कौन बने हैं भारत में, नए सीएजी कौन बने, तो वो है संजय मूर्ति। कौन है? संजय मूर्ति। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है? यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? तो पहले महासचिव पूछ रहा है, तो त्रिगवेली थे। कौन है? त्रिगवेली हैं। कौन है? त्रिगवेली हैं पहले महासचिव। कहाँ के रहने वाले हैं? नॉर्वे के रहने वाले थे। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। और वर्तमान समय में अगर महासचिव पूछ ले यूएनओ के, वर्तमान समय में महासचिव पूछ ले, तो इनके वर्तमान समय में एंटोनी गुटारेस है। कौन है? एंटोनी गुटारेस है यूएनओ के महासचिव। अगर आपसे पूछे कि जो है स्थापना कब हुई थी? स्थापना तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। टोटल सदस्य पूछ ले, इसमें कितने हैं सदस्य? तो 193 इसके सदस्य। और नवीनतम सदस्य पूछ ले, नवीनतम सदस्य कौन है? तो दक्षिणी सूडान इसका नवीनतम सदस्य है। कौन सा? दक्षिणी सूडान इसमें नवीनतम सदस्य। यूएनओ में अंग पूछ ले कितने हैं? तो 6 अंग यूएनओ के हैं। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। यूएनओ के पहले महासचिव पूछा है त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। वर्तमान समय कौन है? एंटोनी गुटारेस हैं, जो कि कहाँ के? पुर्तगाल के रहने वाले हैं। कहाँ के? पुर्तगाल के रहने वाले। और स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क, जो कि कहाँ पे? अमेरिका में। कहाँ पे? मैनहट्टन द्वीप पे इसका मुख्यालय बसा हुआ है। और संजय जो है सदस्य 193, नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान है, राजधानी इसकी क्या है? जुबा है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे अंग कितने? 6 हैं। इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जय हिंद। आज के क्लास में बस इतना ही, और आपको उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, और आप लोग आभारी हूँ आप लोग हमसे जुड़े, अभी तक क्लास देख रहे हैं तो अच्छा ही लगा होगा। क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।